and Kunal. Ladies and gentlemen, our final guest at the 20th Hindustan Times Leadership Summit is a person we have seen rise up the ranks before our eyes, going from strength to strength with each passing season. He's a former engineer, bureaucrat, social activist, anti-corruption crusader. He's now a three-time Chief Minister of Delhi, head of the Aam Aadmi Party, which is starting to spread its wings nationally with its stunning victory in Punjab and its strong campaign push in the upcoming elections in Gujarat. Before Arvindji and I sit down for a Q&A, I welcome him to please address the summit. हिंदुस्तान टाइम्स के सभी मैनेजमेंट को, सभी पत्रकारों को, सभी पाठकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया कि मेरा सेशन 40 मिनट का है और इस 40 मिनट में 10 मिनट मुझे बोलना है और आधा घंटा वो मुझे ग्रिल करेंगे। मुझे पता है वो क्या पूछेंगे। बीजेपी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, बीजेपी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आपको इस पे क्या कहना है, सब कुछ पॉलिटिक्स। मैंने सोचा ये 10 मिनट कुछ पॉजिटिव बात कर ली जाए, कुछ अच्छी बात कर ली जाए, कुछ देश की बात कर ली जाए, कुछ राष्ट्र निर्माण की बात कर ली जाए। मैं 10 मिनट अच्छी अच्छी बातें करूँगा, उसके बाद हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। मुझे ये लगता है हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। 75 साल में हम पीछे रह गए क्योंकि और हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी एसेट हमारे लोग हैं। 130 करोड़ लोग हमारे सबसे बड़ा एसेट है। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंस गरीबी या अमीरी की मोहताज नहीं है। अगर हमने अपने लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी होती और बहुत फोकस शिक्षा पे किया होता तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश कहीं का कहीं पहुँच सकता था। 75 साल के अंदर हमने जो शिक्षा का मॉडल पूरे देश में खड़ा किया, जितने सरकारी स्कूल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। देश में 28 करोड़ बच्चे रोज़ स्कूलों में जाते हैं। इन 28 करोड़ में से लगभग 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और इन सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आपने देखा होगा नेट के ऊपर जिस तरह से हम देखते हैं स्कूल, पूरे देश के अंदर जो स्कूलों का हाल है। 18 करोड़ बच्चे अगर किसी देश के उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही तो देश कैसे तरक्की कर सकता है। अगर कोई कहे कि मैं देश को यहाँ ले जाऊँगा और कोई कहे मैं देश को यहाँ ले जाऊँगा और वो ये ना कहे कि मैं शिक्षा ठीक करूँगा तो वो झूठ बोल रहा है। बिना शिक्षा को ठीक किए आप देश को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। वो करना, यू हैव टू फिक्स एजुकेशन इफ़ यू वांट द कंट्री टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आपको देश को ठीक, शिक्षा को ठीक करना ही पड़ेगा। पहले हमें लगता था, हम तो नए नए आए हैं राजनीति में, 10 साल ही हुए हैं। उसके पहले पॉलिटिक्स हमारे लिए भी, जैसे मिडिल क्लास का बंदा कहता है यार पॉलिटिक्स मेरे बस मैं नहीं कर सकता, हम भी ऐसे ही सोचते थे। मैं एनजीओ में काम करता था, उसके पहले इनकम टैक्स में काम करता था। हमें लगता था यार कुछ बहुत मुश्किल होता होगा स्कूलों को ठीक करना, सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो पा रहे, 70 साल हो गए लोगों को, इतनी सारी सरकारें आ गई, बहुत ही मुश्किल होता होगा। और एक देश के अंदर एक ये बना दिया गया, माहौल बना दिया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द एजुकेशन शुड बी प्राइवेटाइज्ड। ये माहौल बना दिया गया कि सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शुड बी प्राइवेटाइज्ड। मैं उल्टा बोलता हूँ,
any government which cannot fix education and which cannot run government schools has no business to be in the government. उसको इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर कोई सरकार स्कूल ठीक नहीं कर सकती, अगर कोई सरकार सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकती, वो क्या ठीक करेंगे यार फिर? तो हमने सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूलों पे काम करना चालू किया. बहुत डर डर के किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम था. लेकिन जनता का खूब सहयोग मिला, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, और 5 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. और मैं आप सब लोगों को इनविटेशन दे रहा हूँ, मेरे को मत बताओ. दिल्ली सरकार के, दिल्ली में 2 किस्म के स्कूल है. एक एमसीडी के स्कूल है जहाँ उनकी सरकार है, उधर मत जाना, वो बहुत ख़राब है अभी भी. अब एमसीडी में हम जीत जाएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे. दिल्ली सरकार के किसी स्कूल में चले जाओ, अपनी मर्जी से अनइनवाइटेड कहीं एक राउंड लगा के आ जाओ, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी प्राउड ऑफ योर गवर्नमेंट कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया. आप जाके देखो एक बारी, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आप लोगों को. बहुत शानदार स्कूल बना दिया. अब मैं आपके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूँ. अच्छी शिक्षा देने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, देश का बहुत विकास होगा, कई चीज़ों में विकास होगा, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से आप देश के अंदर अच्छी शिक्षा देके हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं गरीबी को और बेरोजगारी को. 10 से 15 साल लगेंगे, और 10 से 15 ईयर ऑन ईयर बेसिस यू कैन एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इस साल इतने लोग गरीबी से बाहर हो गए, इस साल इतने लोग बेरोजगारी से बाहर हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया. ये पूरा खाका तैयार किया जा सकता है. वी कैन एक्चुअली डू इट. दिल्ली के अंदर हमने जो स्कूलों का ट्रांसफॉर्मेशन किया, अब स्कूल इतने अच्छे हो गए कि प्राइवेट से नाम कटा कटा के लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं. लगभग 4 लाख बच्चों को, 4 लाख पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया. मैं एक दिन एक क्लास में गया, तो क्लास में मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से आए हैं नाम कटा के. 11th क्लास थी, तो उसमें 10-12 बच्चों ने हाथ उठाए. मैंने उसमें से एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ से आए हैं? कहता है सेंट कोलंबस. कैन यू बिलीव इट? सेंट कोलंबस से अपना नाम कटा के वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आया था. आई रियली फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ अ गवर्नमेंट. मुझे लगा यार कुछ तो किया है. मरेंगे तो लगेगा कि भगवान के पास जाएंगे तो कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी सफल हुई, पृथ्वी पे आपने भेजा था मेरे को. अब हमारे नतीजे भी बड़े अच्छे आने लगे हैं. हमारे 99.7% नतीजे आए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में 12वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में. कभी सुना था सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे आते हैं? अमेजिंग. लेकिन उससे बड़ी बात है, हमारे ढेरों बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, हमारे ढेरों बच्चों का ऑल इंडिया मेडिकल एम्स में एडमिशन हो रहा है, ढेरों बच्चों का मेडिकल में डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं हमारे बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा. अब आप सोचने की कोशिश करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे एक बच्चा, उसका नाम मनु है, उसके पिताजी रेड़ी चलाते हैं. रेड़ी पे वो कॉस्मेटिक्स का सामान लेके, कुछ लेडीज़ का कॉस्मेटिक्स, जेंट्स का कंघा, ये वो रेड़ी चलाते हैं. 8,000 रुपये महीने की उनकी कमाई होती है. एक कमरे के घर में रहते हैं किसी गरीब बस्ती में. उनके बच्चे का इस साल आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उनके बच्चे का. एक और बच्चा है सुमित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं. उस बच्चे का आईआईटी मंडी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है.
मैं भी आईआईटी खड़गपुर से हूँ और मेरी इच्छा होती थी कि मेरा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो, पर मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली। तो जो मैं नहीं पाया वो मेरे बच्चों को अब वो मिल रहा है, वो एजुकेशन मेरे बच्चों को मिल रही है। मेरा एक सपना होता था, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा एक सपना होता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आज जो कुछ भी हूँ मेरे देश की वजह से हूँ। जो कुछ देश ने मुझे दिया, जो अच्छी एजुकेशन मुझे देश ने दी, मैं वही एजुकेशन इस देश के बच्चों को, हर बच्चे को दे पाऊँ, ये मेरा एक सपना था। और आज मुझे खुशी हो रही है, उससे अच्छी एजुकेशन मैं दे पा रहा हूँ अपने बच्चों को। एक दीपांशु शुक्ला है, उसके पिताजी इलेक्ट्रिशियन है, 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसका जिपमेर में एडमिशन हुआ एमबीबीएस में। और ये कोई स्ट्रे एग्जाम्पल्स नहीं है, इस बार 450 के करीब बच्चों का नीट क्वालिफाई किया है दिल्ली सरकार के स्कूलों से, और लगभग 400 के करीब बच्चों का आईआईटी जेई में एडमिशन हुआ है। ये तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ढेरों इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों का एडमिशन हुआ है। अब आप सोच के देखो, ये जो मन्नू है, इससे हम बात कर रहे थे, ये कहता था सर मेरा एक ही सपना है, मैं अपने पिताजी को अब रेडी नहीं चलाते देखना चाहता। अब मन्नू जब आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके निकलेगा 4 साल के बाद, उसकी 2-3 लाख रुपए महीने तो तनख्वाह होगी कम से कम स्टार्टिंग पे। 2-3 लाख रुपए महीना, आज उसके पिताजी 8,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया ना। एक बच्चे को हमने अच्छी शिक्षा दे दी तो एक परिवार तो गरीबी से दूर हो गया। मैंने आपको बताया कि 18 करोड़ बच्चे हैं देश में जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देते तो हर साल 1.5 से 2 करोड़ बच्चे निकलते हैं। 1.5 से 2 करोड़ परिवारों को हर साल हम गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डू एंड वी कैन डू इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है स्कूलों के अंदर। मुझे बहुत बार लगता था जब स्कूल में पढ़ते थे, इतना रटना पड़ता है, इतना रटना पड़ता है, और समझ नहीं आता वो रट क्यों रहे हैं। मतलब आजकल ज़िंदगी में वो कुछ भी काम नहीं आता जो रटा था उन दिनों में। केमिस्ट्री रटी थी, ट्रिग्नोमेट्री रटी थी, फिज़िक्स रटी थी, इतना कुछ रटा था, कुछ काम नहीं आता वो नॉर्मल ज़िंदगी में। तो मुझे कई बार लगता था यार एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये रटना रटना रटना, ये सिस्टम को जब तक नहीं बदलें, इसका आगे की ज़िंदगी में ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा इंसान बनाती, ये सारी एजुकेशन ना तो हमें अच्छा कंट्रीमैन बनाती, नागरिक बनाती, और ये सारी एजुकेशन ना ही हम लोगों को अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए लायक बनाती। बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद फिर नौकरी ढूंढते फिरते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। तो ये मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम जो है इसको बदलना पड़ेगा। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट एक नेसेंट स्टेज पे है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मुझे लगता है इसके अंदर पावर है। हमने 11वीं और 12वीं के बच्चों को कहा, उनके माइंडसेट में हमने भरना चालू किया, उनके दिमाग में हम लोगों ने भरना चालू किया 11वीं और 12वीं के बच्चों में कि देखो बच्चों, तुमको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। यानी कि बिजनेस करना है ज़िंदगी में। तुम्हें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना। ये उनके दिमाग में भर दिया। और फिर हमने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए और उनको बोला इससे बिजनेस करके दिखाओ। एक बार तो आपको लगेगा यार 2 हज़ार रुपये से क्या बिजनेस होता है, ये क्या मजाक है। उनको हमने कहा कि आप कितने भी बच्चे पार्टनरशिप कर सकते हो। तो 8 बच्चों ने पार्टनरशिप की तो उनके 16 हज़ार रुपये हो गए। 4 बच्चों ने पार्टनरशिप की तो उनके 8 हज़ार रुपये हो गए। इस तरह से बच्चों ने मिल के पार्टनरशिप की और 11वीं और 12वीं के टोटल मिला के लगभग 2-2.5 लाख बच्चे हैं। दे केम अप विद, उन्होंने टीम्स बनाई एंड दे केम अप विद 52,000 आइडियाज़ फॉर बिजनेस। मैं आपको 1-2 आइडियाज़ दिखाता हूँ कितने खूबसूरत। उन सारे बच्चों ने मिलके इधर उधर कुछ कुछ करके, जैसे
5 बच्चे इकट्ठे हुए। उन 5 बच्चों ने इकट्ठे होके, उनके पास 10,000 सीड मनी आ गया। उन 5 बच्चों ने इकट्ठे होके एक ड्रिंक बनाई, कॉफ़ी का ऑल्टरनेटिव, बट विदाउट कैफीन, एंड इट वाज अ न्यूट्रिशन ड्रिंक। उसको उन्होंने बोला मिस्टिक डेट्स। वो बेसिकली डेट्स की जो सीड आती है, उस सीड को पीस के उन्होंने उसका जो पाउडर बना, उससे कुछ ड्रिंक बनाई उन बच्चों ने। उसको फिर उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उन्होंने मार्केटिंग करनी चालू की, और उस मार्केटिंग करके उन्होंने 6 महीने में 50,000 रुपये कमा लिए। 10,000 से शुरू किया, 50,000 रुपये कमा लिए। अब हमने क्या किया, और 50,000 रुपये कमा लिए, और आज की डेट में उनके पास 2 लाख रुपए के ऑर्डर्स हैं। अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बच्चे, 2 लाख रुपए के उनके पास ऑर्डर्स हैं। हमने क्या किया, ये 52,000 बच्चों के जो आइडियाज़ थे, टीम्स के जो आइडियाज़ थे, हमने इनमें से छांट के 150 से 200 टीम्स को देश के अमीर, आप जैसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करवाया। उन बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया, अंग्रेज़ी में किया। सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे बड़ी शानदार फर्राटे की अंग्रेज़ी बोलते हैं, मैं भी इतनी अच्छी नहीं बोल सकता। उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। वहाँ पे जो मौजूद थे, जितने, आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक के स्टाइल में था सारा का सारा। उन्होंने बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन किया और उनको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिले। जैसे ये मिस्टिक डेट्स है, इनको 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला उस प्रोग्राम से बिजनेसमैन ने। 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं और उनसे 17.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ले आते हैं। कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। एंड जस्ट ट्राई टू इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दीज किड्स हैव डेवलप्ड। अमेजिंग। उसी तरह से एक और टीम है, उसने मोटराइज्ड व्हील चेयर्स बनाई, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स बनाई। 7 बच्चे थे, 14,000 रुपये का सीड मनी, और इन्होंने 6.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला इनको इसी तरह की उस बिज़नेस समिट में जब उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। अब ये व्हील चेयर्स जो हैं हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को सप्लाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अब हम इस आइडिया को, अभी हम 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए कर रहे हैं, इस आइडिया को हम कॉलेज लेवल पे लेके जाएंगे और कॉलेज में प्री फाइनल और फाइनल ईयर के बच्चों को हम बिज़नेस के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर हमारे बच्चों ने बिज़नेस के बारे में सोचना चालू किया और बिज़नेस कर, जैसे मैं आपको इसी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो हुआ, एक बच्चा मुझे मिला, वो कहता है सर जब मैं 9वीं 10वीं में था तो मेरे को बहुत टेंशन होती थी, मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, लेकिन ये 11वीं 12वीं में आके मैंने बिज़नेस करना चालू किया, अब मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं होती। कहता है पास होएंगे नहीं होएंगे तो बिज़नेस कर लेंगे, अपना धंधा कर लेंगे, अब मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं है। पहले मेरे को नौकरी की टेंशन थी, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम अपने बच्चों को बिज़नेस करने के लिए तैयार कर लें, मुझे लगता है कि देश के अंदर बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सकती है। हमें अपने पढ़ाई के सिस्टम के अंदर कुछ ठीक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। एक अब आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमने दिल्ली में हेल्थ सिस्टम को काफ़ी ठीक किया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक कर दिया, बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, कर भी रहे हैं। हमने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, पहले उनका बहुत बुरा हाल था। सारा अंदर सेंट्रली एसी कर दिए, अंदर का इंटीरियर्स अच्छे कर दिए। पहले दवाइयाँ मिलती नहीं थी, अब दवाइयाँ मिलती हैं। पहले मशीनें ख़राब रहती थी, अब मशीनें ठीक होती हैं। अब इलाज अच्छा होता है। हमने मोहल्ला क्लिनिक ढेर सारे बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आदमी बीमारी क्यों हो, हमें ऐसा हेल्थ सिस्टम डेवलप करना है कि बीमारी ना हो आदमी। तो अगर योगा लोग करें, डेली योग करना चालू करें, तो लोग बीमार होना बंद हो जाएंगे, कम बीमार होंगे। बीमार होना बंद तो नहीं, पर बीमारी कम होगी। तो हमने दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्लान चालू किया कि दिल्ली के अंदर लोग योग करें। दिल्ली सरकार मुफ्त में टीचर भेजेगी आपको। आप 25 लोग इकट्ठे हो जाएं और हमें एक मिस्ड कॉल करें एक नंबर पे, और आप हमें मिस्ड कॉल करें, हम आपको योग करवाने के लिए, सिखाने के लिए भी और डेली करवाने के लिए आपको हम टीचर्स भेजेंगे।
एंड द प्रोग्राम परफॉर्म मच बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। बहुत शानदार प्रोग्राम चला, 1 साल से चल रहा था। लगभग 17,000 लोग डेली योग कर रहे थे 1 साल में, एंड आर टारगेट वॉज टू रीच ऑलमोस्ट 20 लाख पीपल। मेरा मकसद था हर एक आदमी को योग तो कराऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए, कुछ चाहे आके कुछ भी करे, लेकिन सुबह उठ के और शाम को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। लेकिन वो 17,000 पे आके रुक गया। अभी फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस, डर्टी पॉलिटिक्स, एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके वो योगा की क्लासेस बंद करा दी दिल्ली में। 31 अक्टूबर को आखिरी क्लास हुई। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार कुछ भी करो, गंदी राजनीति करो, पर योग के साथ तो राजनीति मत करो, लोगों की सेहत के साथ तो राजनीति मत करो। तो मैंने कहा कि भाई आप अगर हमें, मुझे पहली बात तो ये दुख हुआ यार, जनता ने मुझे वोट दिया है, 70 में से 62 सीट मेरे को मिली हैं, इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है। अब एक मुख्यमंत्री जिसको इतना जबरदस्त मैंडेट मिला है वो अपने लोगों को योग भी नहीं करा सकता? ये कैसा जनतंत्र है, ये कैसा सिस्टम है? दिस इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। इफ सम unelected person, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अ पर्सन और अ पार्टी विच गॉट 8 सीट्स, वो आके योगा की क्लासेस बंद करा सकती हैं, फिर तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। बट दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। मैंने फिर 1 तारीख को, 1 नवंबर को अनाउंस किया, भाई कुछ भी हो जाए योग बंद नहीं होगा, योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, हम पैसे इकट्ठे करेंगे और योगा टीचर्स की सैलरी हम देंगे। दिल्ली के लोग बहुत अमीर हैं, आप जैसे लोग हैं, आपसे इकट्ठे करेंगे, हम पैसे इकट्ठे करके अपने टीचर्स की तनख्वाह देंगे, लेकिन क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। मैंने अनाउंस कर दिया और 2 दिन क्लासेस बंद हुई, उसके बाद फिर से सारी क्लासेस चालू होंगी। पीपल आर सो हैप्पी। इतने बुजुर्ग लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं। तो मैंने आप लोगों के बिहाफ पे कमिटमेंट कर दिया है। और कुछ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरा कमिटमेंट ऑनर भी कर लिया है। हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 230 टीचर्स हैं अभी, 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह देनी होती है, लगभग 30-35 लाख रुपए महीने का खर्चा है। ये तो इकट्ठा कर ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें सब लोगों की भागीदारी हो। मैं नहीं चाहता कि 1 या 2 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मैं पैसा ले लूँ और उनकी तनख्वाह दे दूँ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे को पैसा दो। आप एक आदमी, कोई भी 1 या 2 या 3 टीचर्स की तनख्वाह पिकअप कर ले, योगा टीचर्स की। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मेरे को बता देना कि आप 1 टीचर की या 2 टीचर की या 3 टीचर की तनख्वाह दे सकते हो, और हम आपको उस टीचर का एट द एंड ऑफ द मंथ नाम भेज देंगे। आप उसके नाम का चेक दे देना, या हम एक पब्लिक सेरेमनी में आपके हाथ से उस टीचर को चेक दिला देंगे। लेट द वर्ल्ड नो कि ये कानून और इसके बेसिस पे या एडमिनिस्ट्रेशन या इस गंदी राजनीति के बेसिस पे आप अच्छे कामों को रोक नहीं सकते। जब जनता साथ आ जाए, जनता इकट्ठी हो जाए, तो कोई अच्छा काम रुक नहीं सकता। हम किसी भी हालत में योगा क्लासेस रुकने नहीं देंगे दिल्ली में किसी भी। और हमारा टारगेट जो था 20 लाख लोगों को योग कराने का, वो टारगेट जरूर पूरा करेंगे। तो नंबर नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ यहाँ बैठा हुआ हर आदमी एक एक कम से कम तनख्वाह जरूर, 15,000 तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, एक लंच या डिनर में ही आप लोग उड़ा देते हैं। 727779 72779, 2 बार है 72779। आप कई लोग लिख नहीं रहे हैं, नोट कर लीजिए। 72779 72779। इस नंबर पे फ़ोन कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरविंद जी। देखिए, आपने बोला तो था कि आधा घंटा आप देंगे मुझे, लेकिन आपने टाइम कम थोड़ा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी ये लास्ट सेशन है। We can push a little bit longer. So, Arvind ji, there are a lot of issues that I want to cover in this short time that we have quickly. I want to start with Delhi, and then we will move on to other things. And particularly, one thing which is seasonal and which is happening right now, it's a question that sort of comes the moment you step out and try to take a deep breath, which is the pollution in the air. You were talking about yoga just now in the mornings, and I was just wondering, there are some days when, it's really not advisable to be doing it in a season like this.
And my question to you this time is different from what I've asked you about this before, which is that there is obviously, we know what the problems are that are leading to pollution in Delhi. Last time when you came, you spoke about the farm fires in Punjab and how it was all coming from there. Now you're in government in Punjab, I mean, your party is in government, you're in government in Delhi. Why are we not being able to solve this? What is the solution? सबसे पहले एट द आउटसेट मैं अपनी पार्टी और पंजाब की अपनी सरकार की तरफ से पंजाब में जो फार्म फायर्स हैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हम जिम्मेदार हैं, हमारे किसान जिम्मेदार नहीं हैं। पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग हो रही है, काफ़ी हो रही है। स्टैटिस्टिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ पिछले साल के मुकाबले कम हो गई, उसके पे हो रही है और नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ अ फैक्ट। उसकी वजह से धुआं आ रहा है, दैट इज़ अ फैक्ट। तो पंजाब के अंदर किसान, कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर किसान पराली जलाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि सारी सरकारें जो है वो समाधान, टेक्निकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, समाधान देने में फेल हो गई हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये समस्या कई सालों की है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले 10-12 साल से ये चल रहा है। उसके पहले साइकिल थोड़ा अलग था, पहले नहीं होती थी फार्म फायर, 2011-2010 के पहले अगर आप देखें, लेकिन पिछले 10-12 साल से है। तो ये कुछ महीनों में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी सरकार अभी मार्च में बनी, उसके बाद कई सारे लीगेसी प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉर्ट आउट करने में हमें टाइम लगा। इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने के लिए हमें कम टाइम मिला। मैं 1 साल और मांग रहा हूँ। मेरी भगवंत मान साहब से भी बात हुई है वहाँ पे, मैं 1 साल और मांग रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगले साल काफ़ी कम होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे इसको वाइप आउट करने की, पर काफ़ी कम होनी चाहिए। वी वर्किंग ऑन वेरियस सॉल्यूशंस। इस साल भी हमने पिछले 4-5 महीने में कुछ चीज़ें ट्राई की, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। सो पहली चीज़ तो ये कि पंजाब में फार्म फायर्स हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो धुआं दिल्ली भी आता है, दिल्ली में भी पोल्यूशन होता है। हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो और हम इसके ऊपर काम करेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन पोल्यूशन जो है वो केवल दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो मेरे पास डेटा है, जो आज पोल्यूशन दिल्ली, ये आज का डेटा है पोल्यूशन का, अभी का निकाल के लाया हूँ मैं। दिल्ली में पोल्यूशन वेरी पुअर कैटेगरी में है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में, जींद में, गुड़गांव में, सिरसा में, चरखी दादरी में, दारूहेड़ा में, फरीदाबाद में, यमुनानगर में, ग्रेटर नोएडा में, भिवाड़ी में, बिहार के मोतिहारी में, सिवान में, बेतिया में, दरभंगा में, बक्सर में, सहरसा में, कटिहार में, समस्तीपुर में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में और मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, सिंगरौली में भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। ये आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, ये केजरीवाल ने भी नहीं किया, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और यहाँ बिहार के मोतिहारी और सिवान में तो सीवियर कैटेगरी में है। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, इस दौरान पूरे नॉर्थ इंडिया में होती है। अब अगर हम एक दूसरे को गालियाँ देते रहें, रोज़ आप अखबार में पढ़ते होंगे, ये लोग छापते हैं केजरीवाल की वजह से पोल्यूशन हो गया, केजरीवाल की वजह से। यार मैंने मध्य प्रदेश में थोड़ी कर दिया पोल्यूशन, मैंने बिहार में थोड़ी कर दिया पोल्यूशन। वहाँ पूरे देश की प्रॉब्लम है, इसका समाधान कौन निकालेगा? इसका समाधान तो केंद्र सरकार को निकालना है। केंद्र सरकार सारी सरकारों के साथ मिलके बैठ के बात करे तो समाधान निकल सकता है। और केंद्र सरकार क्या करती है, जैसे ही पोल्यूशन होता है अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और सारे पत्रकारों को बोलती है ठोको केजरीवाल को, ठोको केजरीवाल को, और सारे ठोकना चालू करते हैं। मेरे को गाली देने से अगर समाधान होता हो तो दे लो गाली, पर मेरे को गाली देने से, जितनी मेरी समस्या है मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, जो बाकियों की समस्या है सबको लेनी चाहिए ना जिम्मेदारी। पोल्यूशन ठीक करना है कि केजरीवाल को गाली देनी है, ये डिसाइड कर लो। Arvind ji, but you know what I want to ask you is, there is obviously going to be a systemic solution to a systemic problem. There are issues of cropping patterns, there are issues of monocropping,
there are also issues, you know, very interestingly, you talked about how 2010-11 से ज़्यादा हो गया है. So in order to protect the water table of Punjab, there was a law passed in 2009 which said that you cannot sow until monsoon is announced in your 10 region. जुलाई के बाद जी. कहते हैं वो. So as a result of that, the switch over time between paddy and wheat becomes too little, Too little. for the farmer to think that, you know, it's the cheapest solution for me. And because of Kunal, that- I agree what जी, I जी, get what you're saying कि समाधान क्या है. जी. 4-5 समाधान हैं, लेकिन मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज वो समाधान कौन सा सक्सेसफुल होगा, कौन सा सक्सेसफुल नहीं होगा. जैसे अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उस वक्त जिन समाधानों पे हमने काम किया, दे डिडंट वर्क. परहैप्स द टाइम वाज आल्सो वेरी लिटिल, बिकॉज उस स्केल की प्लानिंग 1.25 लाख मशीनें हम लोगों ने इकट्ठी की और हमने प्लान किया कि एक मशीन इतनी ज़मीन के ऊपर कटिंग कर देगी. तो सारी प्राइवेट मशीन भी एक्वायर कर लो, सारी एक्वायर कर लो. और अगर एक मशीन इतनी ज़मीन के ऊपर वो करती है तो वो 70 लाख एकड़ है ज़मीन जो कि सोइंग होती है पैडी की, तो 70 लाख एकड़ का हम बड़े आराम से कर लेंगे. पर वो प्लानिंग हमारी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. वी फेल्ड. आई एम एडमिटिंग दैट वी फेल्ड. लेकिन अब अगले साल नॉट जस्ट दिस, और भी 3-4 हमारे प्लान्स हैं. मैं सक्सेसफुल कर लूँ, फिर आपके अगले साल समिट में आके मैं कहूँगा आई सक्सीडेड. That's good. No, Arvind ji, I think the most important thing is, you know, what we are worried about is that every year, once it goes, everybody seems to forget about pollution. No, but we are working Yeah. still. We are So, working. yeah. We are working. So that commitment is good to have. The next issue that I want to quickly discuss with you is this raging fight that we are having in Delhi between the LG office and the government. You know, I know you will say that, you know, it's their doing, but how do we get out of this? What is the अब solution? बताओ मैं क्या करूं यार. मेरे को दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, 70 में से 62 सीट दी है. अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लोगों को योगा क्लासेस नहीं करा सकता तो फिर क्या कर सकता है यार. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है भाई, पुलिस, लैंड एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये 3 चीज़ एलजी देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें दिल्ली सरकार देखेगी. वो हर चीज़ के अंदर अभी पोल्यूशन हुआ. पोल्यूशन में हम 3 साल से एक कैंपेन चला रहे हैं कि जब रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी होती है तो वो चलती रहती है. हमारी आदत है कि वो हम उसको ऑफ़ नहीं करते. उसकी वजह से एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि इतना धुआं उड़ता है. अगर हमने कैंपेन चलाया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ. इस बार एलजी साहब ने वो भी रोक दिया, योगा भी रोक दिया. हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करना चाहते थे, वो भी रोक दिया. इस तरह से इंटरफेरेंस से सरकार कैसे चलेगी? आप बताओ मैं क्या करूं? मैं उनके पैर पकड़ता हूं, उनकी जाके मिन्नतें करता हूं, हर फ्राइडे को उनसे मिलने जाता हूं. अब मैं क्या करूं बताओ? ये डेमोक्रेसी तो नहीं है ना. हमने तो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई किस लिए लड़ी थी? इसीलिए तो लड़ी थी कि लोग अपनी सरकार चुनेंगे, वो सरकार काम करेगी, सरकार उनके प्रति जिम्मेदार होगी, और अगर काम नहीं करेगी तो 5 साल में उनको धक्के मार के निकाल देंगे. अब सरकार तो उन्होंने केजरीवाल की चुनी और चला रही है बीजेपी, तो ये कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता. तो दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज अगेंस्ट फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. See, at the core of the fight, the way it has panned out in the last few months, has become the excise policy. Because that is the one on which now there's an investigation going on. The ministers... That is not the core. Core is कि रोज के इन लोगों को, बेचारों को एक्साइज पॉलिसी से क्या लेना देना. इनको तो चाहिए इनके स्कूल, इनकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, पोल्यूशन कम हो जाए, हवा साफ़ हो जाए, पानी साफ़ हो जाए, पानी 24 घंटे आ जाए, बिजली अच्छी मिल जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, और स्कूल अच्छे हो जाएं, अस्पताल अच्छे हो जाए. ये तो चाहिए इन लोगों को. बाकी राजनीति से उनको क्या लेना था? दैट्स नॉट कोर, दैट्स द कोर फॉर यू गाइस. क्योंकि आपको ऊपर से फ़ोन आता है, केजरीवाल को ठोको, एक्साइज पॉलिसी में ठोको. No, it's very curious. See, the thing is, there were lots of merits in the policy. It was consumer-facing. It was saying that, you know, we are going to get the mafia out, etc. Where did it go wrong? What happened? Did it go wrong? What is the issue with it? It didn't go wrong. Why did you take it back? We took it back because अफसरों को धमकाया गया. 31 जुलाई को इस पॉलिसी को एक्सटेंड होना था. वो हर साल एक्सटेंड होती है. 31 जुलाई को हमें इस पॉलिसी को एक्सटेंड करना था. सारे अफसरों को धमका दिया गया फ़ोन करके, अगर इसको तुमने एक्सटेंड किया तो तुम्हें सबको सस्पेंड कर देंगे. कोई ऑफिसर एक्सटेंड करने को तैयार नहीं था. दिल्ली में पहले 850 दुकानें होती थी. वो दुकानें
350 बच गई, जिसकी वजह से दुकानों के ऊपर अफरा तफरी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। कोई जो दुकानें खाली थी उसका ऑक्शन करने को ऑफिसर तैयार नहीं था। वी हैड नो ऑप्शन, वी वर फोर्स्ड टू टेक इट बैक। सेम पॉलिसी पंजाब में अभी लागू है। पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ गया है। सेम पॉलिसी, डिट्टो पॉलिसी इज वर्किंग इन पंजाब। तो अगर पंजाब में वो पॉलिसी काम कर सकती है, दिल्ली में क्यों नहीं कर सकती? गंदी राजनीति चल रही है। अगर इतनी हमने ये पॉलिसी क्यों बनाई? बिकॉज लीकेजेस बहुत ज़्यादा थे। उस लीकेजेस की वजह से हमने पॉलिसी बनाई कि दुकानों को ऑक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन कर देंगे। ऑक्शनिंग की हमने, पंजाब में ऑक्शनिंग की, 48% रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। दिल्ली में भी हो सकता था। बट ऐसा तो नहीं है कि द पीपल यू वर ट्राइंग टू कीप आउट समहाउ मैनेज टू गेट इन? We were not trying to keep out No, anyone. you were trying to keep out like this, people who were No one. wholesalers. ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। ऑक्शन किया था, ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था, कोई भी अप्लाई कर सकता था, एलिजिबिलिटी थी, उसमें हमारे हाथ में नहीं था। जो कीप आउट है उसकी एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी थी। इट वाज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एक चीज़ बताओ, हाँ, इतना इन्होंने हंगामा किया, इतना आप लोगों ने भी हंगामा किया, फ्रंट पेज पे मुझे ठोकने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? आप ही बता दो कि एक्साइज पॉलिसी जो कह रहे हैं शराब घोटाला हो गया, क्या था घोटाला? आप मेरे को दो लाइन में बता दो घोटाला क्या था। नहीं, and which is why I'm asking you that. So you agree there was no घोटाला? No, they have not presented any. Exactly. I mean, the charge sheet is not filed yet. सीबीआई Yeah, और yeah. ईडी के 800 ऑफिसर्स लगे हुए हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए। 800 ऑफिसर्स आर वर्किंग ओवर टाइम। 800 ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई एंड ईडी आर वर्किंग फॉर द लास्ट 3 months to arrest Manish Sisodia. Idea is not to investigate any offense. The goal is to arrest Manish Sisodia. और 3 महीने 24 घंटे 800 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा रेड कर चुके हैं, एक चवन्नी नहीं मिली इनको। मनीष सिसोदिया के घर 2 बार रेड हो चुकी है पिछले 3 महीने में। उनके सारे बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर्स चेक कर चुके हैं। उनके फिर गांव गए कि शायद इसने यहीं कुछ ज़मीन खरीदी हुई हो, कहीं कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ मिला ही नहीं, कोई कह रहा है 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कह रहा है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कह रहा है 1000 करोड़ के। कहाँ है पैसा, कहाँ है? कुछ मिला ही नहीं। और इतने सीनियर पत्रकार से पूछते हैं घोटाला क्या है, इनको पता ही नहीं घोटाला क्या है। किसी को नहीं पता। मैं तो कई लोगों से पूछ चुका, प्लीज़ एजुकेट मी। जैसे होता है ना कि 2G फूजी में था कि भाई ये लाइसेंस देने के इन्होंने पैसे लिए, एक उसमें किसी में, इसमें क्या आरोप क्या है, हमने क्या फायदा पहुंचाया और क्या पैसे लिए? कोई तो बता दे, प्लीज एजुकेट में। कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, किसी पत्रकार को नहीं पता। ढूंढ रहे हैं, फिशिंग इंक्वायरी चल रही है, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, मिल ही नहीं रहा। So you're saying the policy would have otherwise been successful had it not Of course. had it been implemented properly? Of course. MCD elections are going to come up. They're happening after a delay, after delimitation exercise, after a merger. A lot of these factors will play out when the elections come. Arvindji, 5 years ago, a lot of people after your big win in Delhi had expected you to wrest the MCD from the BJP. It didn't happen. What do you think is different this time? मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही वोट मिलेंगे। पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में, जब से नए LG आए हैं, इन्होंने जिस तरह से दिल्ली में सरकार के काम रोकने की कोशिश की है और हर काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से गाली गलौज किया है इन्होंने। मैं दूर रहता हूँ गाली से, मेरे को गाली देनी नहीं आती, मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं मुझे गाली देना। जिस तरह से गालियाँ देते हैं रोज़, आज भी सुबह इनका कोई वो था कि इतनी गालियाँ दे रहे थे मेरे को टीवी में बैठ के, राक्षस है, ये है, वो है, पता नहीं भ्रष्टाचारी है, फलाना है, ढिमका है। लोगों को नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं आती, लोग पॉजिटिव काम देखना चाहते हैं। भाई आपने 15 साल राज किया, आप बताओ कि हमने 15 साल में ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, अगले 5 साल में ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम, वो तो बताते नहीं हैं। बस केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, इसलिए हमें वोट दो। जनता कहती है नहीं, हम केजरीवाल से प्यार करते हैं, आप अपना काम बताओ, उसको गाली मत दो। तो 6 महीने में इन्होंने मेरे को गाली देने के सिवा कोई काम नहीं किया। 15 साल में इन्होंने क्या काम किया गिनवाने के लिए इनके पास एक भी काम नहीं है। तो जनता इनको क्यों वोट दे? कोई भी चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है, होप पे लड़ा जाता है।
क्या आज बीजेपी के लोगों से जनता को उम्मीद है कि अगर हमें इनको 5 साल और दिए तो ये और काम कर देंगे? नहीं है उम्मीद इनको। Are you confident अगर आप लोग आगे you'll be able to clean up Delhi in 5 श्योर, years? सर्टेनली हम सीखेंगे। और आज मेरे को अपफ्रंट कहने में इंदौर बीजेपी का वो है, इंदौर नंबर 1 आता है स्वच्छ भारत में। क्यों नहीं सीखना चाहिए? हम इंदौर से सीखेंगे। अगर इंदौर खूबसूरत हो सकता है, दिल्ली क्यों नहीं हो सकती? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर लंदन खूबसूरत हो सकता है, टोक्यो खूबसूरत हो सकता है, पेरिस खूबसूरत हो, दिल्ली क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है दिल्ली भी। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नीयत होनी चाहिए, साफ नीयत होनी चाहिए। थोड़ा दिल्ली से बाहर चलते हैं। You're in power in Punjab. Is it a very different experience for your party to run a state like Punjab? No, which not at has, where the police is under you, there's law and order ranging from, it's a border state, financially weak, there are, gangs, so that you have to deal with all sorts of problems. Is it difficult? Is it different? प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी इजी प्रॉब्लम्स हैं, कई जल्दी हो जाएंगी, कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, सब किस्म के होंगे। जैसे अब बजट डेफिसिट है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है उसको हम वाइप आउट कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर पहले 2-3 महीने हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल रहे। 2-3 महीने में मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पटियाला के अंदर कम्युनल राइट्स हो गए, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया। बट नाउ सिचुएशन इज़ रीजनेबली अंडर कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर भी सेटल हो गया है, चीज़ें भी सेटल हो रही हैं। तो चैलेंजेस हैं। एक ही चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर नीयत आदमी की साफ़ हो और काम करने की और सेवा करने की मंशा हो, तो सारी चीज़ें फिर ऊपर वाला साथ देता है। अब पंजाब की सक्सेस के बाद यू आर फोकसिंग बिग टाइम ऑन गुजरात. यू हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर. What are your realistic expectations from Gujarat, and what is it that you're seeing there that is making you feel that you need to put so much attention on it? देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 27 साल के जैसे मैंने दिल्ली में बताया, 15 साल के शासन के बाद एमसीडी बीजेपी ये नहीं बता पा रही हमने काम क्या किया। गुजरात में 27 साल के शासन के बाद बीजेपी ये नहीं बता पा रही कि उन्होंने काम क्या किया। फ्रैंकली जब हम गुजरात में गए थे, अप्रैल के महीने में हमने एंटर किया था कैंपेनिंग, हमें भी आइडिया नहीं था कि क्या सिचुएशन है, पर जिस स्केल की एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है लोग, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। द ओनली थिंग गोइंग इन फेवर ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस इज़ कि उनका एक कमिटेड वोट है, कुछ भी हो जाए वोट उसी पार्टी को दे, आदत पड़ गई है, खून में आ गया है। उसके अलावा उम्मीद, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में आई है। मैं वहाँ जाके लोगों के बीच में जाके कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, दिल्ली में बना के आया हूँ। मैं आपके लिए अस्पताल बना दूंगा, आपके लोगों का इलाज करा दूंगा, अच्छा दिल्ली में करा के आया हूँ। लोगों ने इस किस्म की राजनीति देखी नहीं है, इस किस्म की भाषा राजनीति में सुनी नहीं है। कभी बीजेपी और कांग्रेस ने जाके लोगों को नहीं कहा कि हम आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, हमें वोट दो। लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई उम्मीद, एक नई राजनीति लेके गए हम लोग, उसको बहुत समर्थन मिल रहा है। तो रियलिस्टिकली जो हो रहा है, दोनों पार्टियां दिन ब दिन नीचे जा रही हैं वोट शेयर परसेंटेज में। हमारी पार्टी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। अगर ये यूं हो गया तो पासा पलट सकता है। 20 दिन है अभी। Arvind ji, also, see, you're going to a lot of states where the Congress was the main opposition. What does it say, however, of opposition unity at a time where a lot of people are talking about a united front against such a strong government in the center? ये opposition unity जो है ना, लोग ये नहीं चाहते, लोग उम्मीद चाहते हैं। देखो, ये opposition unity का क्या मतलब है? ऑपोजिशन, सारे ऑपोजिशन वाले इकट्ठे होके आओ मिलके बीजेपी को हराते हैं, यही तो है। बीजेपी को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया? हम तो जनतंत्र में रहते हैं, बीजेपी को हराने का ठेका ये लेंगे। अगर बीजेपी को हराना होगा, ये हरा देंगे। जिस दिन इन्होंने ठान लिया कि हमें बीजेपी को हराना, ये हरा देंगे। आपको इनको जाके ये बताना है कि
हमें वोट इसलिए दो क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल देंगे। आपको इनको उम्मीद देनी है, देश को उम्मीद देनी है, देश को एजेंडा देना है, देश को एक रोड मैप देना है कि अगले 5 साल के अंदर हम आपकी ज़िंदगी को और देश को कैसे आगे ले जाएंगे। जिस दिन इनको एजेंडा पसंद आ गया, ये खुद ब खुद बीजेपी को हरा देंगे। तो बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी इन पे छोड़ दो। तो ये जो एक है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, चलो बीजेपी को हराते हैं, ये मुझे लगता है कि काम नहीं करता। मैं बड़ा नया हूँ पॉलिटिक्स में, हो सकता है मुझे समझ नहीं हो। Arvind ji, we are actually already out of time, but the last thing that I wanted to discuss with you, a couple of things is, see, as you're growing, as you're expanding, as you're getting, talking on different issues, there is some confusion among people about where does the Aam Aadmi Party stand ideologically and how, and what is your basically ideological base in the middle of all this? हम कट्टर ईमानदार हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये लोग रोज़ कीचड़ फेंकते हैं मेरे ऊपर। मतलब आजकल तो मैं फिगर्स देख देख के भी हैरान रह गया हूँ। कोई वो जेल के अंदर कोई ठग बैठा है, वो कहता है मैंने केजरीवाल को 500 करोड़ रुपए दिए। मेरे को हंसी आती है यार, कहाँ है वो 500 करोड़? और आप लोग फ्रंट पेज पे छापते हो कि केजरीवाल को उसने 500 करोड़ रुपए दिए। तो एक कट्टर ईमानदारी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम कट्टर देशभक्त हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और हम अच्छे इंसान हैं, इंसानियत हमारी आइडियोलॉजी है। ये 3 पिलर्स हैं आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के। Arvind, there are some things on which people expect you to make a comment, they don't get it. उनको लगता है कि जैसे your latest comment you made about the photos of gods and goddesses on rupee notes. That is it that you are also playing a bit of a Hindutva card, and is that one of the planks that you're building? 2 चीज़ें आपके, एक तो आप कहते हो कि हम कई चीज़ों पे बोलना चाहिए, बोलते नहीं हैं। मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। किसी भी जिम्मेदार पॉलिटिशियन को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, हर चीज़ पे नहीं बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे काम करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे बोलना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे शांत रहना चाहिए। ज़्यादा बोलना भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। जनता को काम करने वाले लोग पसंद हैं। पहली चीज़, आपका काम है बोलना। दिक्कत ये हो गई कि आप लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, सच बोलना बंद कर दिया आप लोगों ने। आप हिम्मत लेके आइए अपने अंदर। मेरे को पता है फ़ोन आते हैं ऊपर से, हिम्मत दिखाइए थोड़े से। जिस दिन आपने हिम्मत दिखानी चालू कर दी, उस दिन पासा पलट जाएगा। हमको तो पहली चीज़ सुन लीजिए, पहली चीज़ तो ये है। मैं समझता हूँ, मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ, आपने भी धंधा करना है। कल ये मेरे को पता है मीडिया ऐसे स्टेटमेंट बना रहे हैं जैसे आप कहते हैं लोग आपके बारे में बोलते हैं। सुनिए, मेरे पास अखबार नहीं है छापने को। मेरे को पता है कई मीडिया हाउसेस पे इन्होंने ईडी के केसेस कर रखे हैं। अब वो बेचारा मीडिया वाला भी क्या करेगा, ये कल गिरफ्तार कर लेंगे उसको। सो इनकी भी मजबूरी है। तो हम आपसे अभी तो ज़्यादा ही बोल रहे हैं, आप भी थोड़ा बोलना चालू कीजिए, सच बोलना दिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने लक्ष्मी और गणेश जी की बात कही। आर यू एन एथिस्ट? और No, it's not मैं about personal पूछ रहा faith. It's not about हूँ, personal मैं वैसे ही पूछ faith. रहा हूँ, वैसे ही बता दो। हाँ। आप भगवान में मानते हैं विश्वास कि नहीं मानते हैं? आस्तिक है कि नास्तिक हैं? नहीं, मतलब in a reasonable way, yes, मानते हैं। मानते हैं। हाँ। अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान के आशीर्वाद को भी मानते हैं कि भगवान का आशीर्वाद। हम लोग तुच्छ इंसान हैं और बहुत एफर्ट्स करते हैं। कई बार एफर्ट्स करते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता। फिर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं हे भगवान कुछ दया करो, कुछ आशीर्वाद दो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नतीजे आए। जाते हैं कि नहीं जाते? भगवान का आशीर्वाद तो कड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है और भगवान के आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है। बस इतना ही मैंने कहा था। मैंने कहा भाई हमारा देश जो है कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, हमें सही पॉलिसी भी चाहिए, मेहनत भी लगेगी, देश के लोग भी मेहनत करें, सरकारें भी मेहनत करें, लेकिन वो मेहनत तो तभी फलीभूत होगी जो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैंने कहा भाई नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की अगर तस्वीर होगी, लक्ष्मी जी को वेल्थ का गॉडेस माना गया, तस्वीर होगी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें बुरा, मैंने ये नहीं कहा कि भाई तस्वीर छाप दो और फिर घर जाके सो जाओ और फिर अपने आप, ऐसा नहीं होगा।
हमारे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा अगर हम भगवान का आशीर्वाद लेंगे, लेना चाहिए। As long, see, point is as long as it's not a substitute for a policy intervention. मैंने तो बार बार बोला है अपनी हर प्रेस कॉन, बार बार मेरे से पूछा गया, मैंने कहा भी कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, किसान भी मेहनत करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेहनत करेंगे, व्यापारी भी मेहनत करेंगे, मजदूर भी मेहनत करेंगे, डॉक्टर भी मेहनत करेंगे, इंजीनियर भी मेहनत करेंगे, स्टूडेंट्स भी मेहनत करेंगे, सब मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा फलीभूत नहीं होगा। आशीर्वाद तो चाहिए। Chaliye Arvind ji, thank you so much. Thank you. The previous session I did with this afternoon was with Sachin Tendulkar and Brian Lara, and you of course play googlies as well as they do, so I have known that for a long time. So Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Mr. Kejriwal, sir, for an engaging session. I'd like to request Kunal to please present you with a token of our appreciation and gratitude. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Thank you very much, ladies and gentlemen. Over the last 5 days, we've had the best minds. We've had the best minds, leaders in public affairs, renowned politicians, newsmakers and actors discuss and deliberate. We thank you all for having participated so enthusiastically, and we hope that next year